नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560969752386089742386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि जो हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। अब हम, जैसे मैंने आपको पूरा प्रियम्बल बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। और ये जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर आती है, चाहे लार्जेस्ट हो चाहे स्मॉलेस्ट हो, हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट यूनिक जो है टोपोग्राफी है। अगर मैं बात करूं अभी जो है भारत में, वो यूनियन टेरिटरी, जैसे मैं बात करूं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार, यहाँ पे एलजी अपॉइंटेड किया गया है, जिसे हम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। जबकि मैं बाकी जगह की अगर बात करती हूँ, जैसे कि बाकी जगह की मैं बात करूं यहाँ पर, तो चंडीगढ़, दमन दीव दादर नागर हवेली, क्योंकि वो कंबाइन हो चुकी है। उसके अलावा तीसरी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। इन सब में आज के टाइम पे प्रेसिडेंट के अपॉइंट किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं। तो हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का कुछ ऐसा है। बाकी स्टेट्स में देखिए हर जगह पे गवर्नर है, और स्टेट में हर जगह पे गवर्नर के साथ साथ सीएम भी है। ठीक है भाई। एंड आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 सीधी सी एक लाइन लिखता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया का नाम भारत भी दिया गया, क्यों? क्योंकि उस समय जो है दोनों जो असेंबली थी ना, वहां पे दो लोगों का ये कहना था कि हमें भारत नेम रखना चाहिए, कईयों का ये कहना था कि इंडिया रखो। तो यहाँ पर दोनों ही नाम एक्सेप्ट कर दिए। अगर इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का सीधा सीधा मीनिंग है कि यहाँ से कोई भी अपनी, हमारी स्टेट से कुछ भी यहाँ पर सिसीड नहीं हो सकते हैं। सिसीड से मेरा तात्पर्य है कि कोई भी यहाँ पर सेपरेट नहीं हो सकता है। अपने इंडिया की जो स्टेट है वो यूनियन के थ्रू आई है, ना कि फेडरेशन के थ्रू। फेडरेशन से होती तो कोई अग्रीमेंट के थ्रू होती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग इंडिया में तीन चीजें हैं: टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और ऐसी कोई भी टेरिटरीज जो एक्वायर की गई है बाय गवर्नमेंट। एक्वायर्ड टेरिटरी, जैसे कि हम लोगों ने एक्वायर किया है सिक्किम, तो वो सिक्किम जो है वो इसी में काउंट की जाएगी। जबकि हम बात करें जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तब हमारे टाइम, तब उस टाइम पीरियड में आप भी जानते हैं, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आते थे, और एक थे प्रिंसली स्टेट्स। वो प्रिंसली स्टेट्स किसके अंडर आते थे? जो वहां के राजा महाराजा हुआ करते थे उनके अंडर। तो जब इंडिया डिवाइड हो रहा था और आजाद भी हो रहा था, तब 552 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें से 549 ने तो इंडिया को इजीली ज्वाइन कर लिया था। लेकिन तीन प्रिंसली स्टेट, जिसमें से सबसे बड़ी थी हैदराबाद, फिर जूनागढ़ और कश्मीर, इन्होंने यहाँ पर जुड़ने से मना कर दिया था। तो हैदराबाद जो है, हैदराबाद को पुलिस एक्शन के थ्रू, मिलिट्री एक्शन के थ्रू सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो परफॉर्म करके 1947 1948 के समय जुड़वा दिया था। और जूनागढ़ जो है वो पब्लिक ओपिनियन के थ्रू, जिसको हम कहते हैं रेफरेंडम, उसके थ्रू ऐड करवाया था। वही कश्मीर जो है उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू ऐड कराया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब क्या होता है? महाराजा हरि सिंह ने वहां पर साइन किया था और फिर ऐड होते थे। अब जब डिवाइड हुआ था तब हमारे इंडिया में चार पार्ट थे: पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में वो जगह थी जो कि ब्रिटिश के अंडर डायरेक्टली आती थी, जहां पे गवर्नर। पार्ट बी में वो थी जहां पे 9 स्टेट लेजिस्लेचर्स भी हुआ करती थी। और पार्ट सी में चीफ कमिश्नर का रूल था। और पार्ट डी में अंडमान निकोबार अकेले को रखा गया था। एंड दैट्स हाउ यहाँ पर जो है वो ये चार पार्ट में ऐड करवाया गया था। वैसे ही अगर मैं आर्टिकल 2 की बात करूं, आर्टिकल 2 जो है यहाँ पर, ये क्या चीज है? आर्टिकल 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास इंडिया में ये राइट है कि अगर कल को किसी भी नई स्टेट को इंडिया में एडमिट करना है, ठीक है, आर्टिकल 2 ये कहता है कि किसी भी नई स्टेट को एडमिट करना है, ठीक है, जो अभी हमारा पार्ट नहीं है उनको, तो आप किस में चेंज करोगे? आर्टिकल 2 में चेंज होगा। वही आर्टिकल 3 क्या कहता है? किसी भी नई स्टेट को ऐड नहीं करना, जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उसमें कोई चेंज करना है। जैसे कि एग्जिस्टिंग स्टेट में दो स्टेट बना देनी है, उनको मर्ज कर देना है, उनको स्प्लिट करना है, या उनका नेम चेंज करना है।
इस कैटेगरी को हम आर्टिकल 3 में डालेंगे, राइट। एग्जाम्पल देती हूँ अगर मैं यहाँ पर, जैसे दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली, ये एक अलग से पहले दोनों यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। अब इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को कर दिया गया मर्ज 26 जनवरी 2020 को। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये आर्टिकल 3 पार्लियामेंट ने जो ये काम किया उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट ने जो ये काम किया। उसी तरीके से जो है, इसके अलावा एग्जाम्पल दूं मैं, तेलंगाना। तेलंगाना एक सेपरेट हुआ है आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब सेपरेट हुआ 2014 में, तो वो क्या हो गया, इसी का पार्ट बन गया कि आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट ने ये काम किया है कि किसी स्टेट को स्प्लिट कर दिया। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, ओडिशा। अब ओडिशा थी स्पेलिंग, ओडिशा से स्पेलिंग ओडिशा हो गई। ऐसे ही उत्तरांचल से स्पेलिंग उत्तराखंड हो गई। ये काम भी किसने किया है? पार्लियामेंट ने। देखो, अगर किसी स्टेट के अंदर किसी सिटी का नाम चेंज कर रहे हैं ना, तो वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो जो ये काम है ना, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, याद रखिएगा। वो लेजिस्लेटिव असेंबली अपने तरीके से इसमें जो है वो रूल्स को चेंज कर सकती है। तो आर्टिकल 2 और 3 में बेसिक डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 2 ये कहता है कि अगर आपको किसी नई स्टेट को ऐड करना है तब क्या होगा, जबकि आर्टिकल 3 ये कहता है कि अगर आपने पुरानी जो आपकी स्टेट्स है उसमें आपको चेंज करना चाहते हैं तो क्या प्रोविजन रहेगा। बढ़ते हैं हमारे आगे। इसके अंदर यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर आप कोई भी जैसे कोई भी आप अपना टेरिटरी में बना रहे हो, लेकिन आप किसी नई टेरिटरी को आप शेयर नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। वो फॉरेन कंट्री को अगर आपने शेयर करना है, अगर जैसे बांग्लादेश को हमने कोई टेरिटरीज एक्सचेंज करी हैं, तो उसके लिए 1960 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। और उसके बाद आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग वहां पर एक स्पेशल मेजोरिटी से जो है अमेंडमेंट एक्ट पास करवाना होगा। एग्जाम्पल से लेते हैं, 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 पास किया गया था, जिसके अंदर हम इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एनक्लेव्स होते हैं, एनक्लेव्स का मतलब क्या होता है कि हमारे कुछ हिस्से उनको देना और उनको कुछ हिस्सों को हम खुद रखेंगे, वो एडजस्ट किया गया था। और इसमें किया क्या था हमने, एक इंडिया ने जो है 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को ट्रांसफर किए थे, जबकि बांग्लादेश से हमने 51 एनक्लेव्स लिए थे। और ये चीज याद रखिएगा, ये एनक्लेव्स का ऐसा है कि ऐसा नहीं था कि ये एनक्लेव्स में आप सोचेंगे यार ये तो घाटे का सौदा कर लिया इंडिया ने, 111 उनको दे दिया और उसमें से आधे भी नहीं लिए, सिर्फ 51 लिए। तो 51 का एरिया ज्यादा था, एरिया इनका ज्यादा था, ठीक है। और इंडिपेंडेंस के बाद फिर जो है ये सब प्रॉब्लम जो चल रही थी उसको सॉल्व करने के लिए कमीशंस बनाई जाती हैं। अब कमीशन आपको कैसे याद रखनी है? डी जे फैजल। डी से सबसे पहली कमीशन आती है जिसका नाम है धार कमीशन, एस के धार नाम था उनका। सबसे पहले आपको वो याद रखनी, यहाँ पढ़ेंगे सब लोग, यहाँ लिखा हुआ है पूरा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जून 1948 में इंडिया की गवर्नमेंट ने एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाई जिसमें एस के धार इन्वॉल्व, ठीक है। अब एस के धार ने यहाँ पर, ये उस समय के एक जस्टिस थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस थे जिन्होंने यहाँ पर पूरा तैयार करा था। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले एस के धार कमीशन बनाई जाती है। अब ये एस के धार कमीशन, क्योंकि इनका काम क्या था कि जितने भी लिंग्विस्टिक चीज है उनको सॉल्व करो। ये एक जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। इनके साथ में एक पर्सन और थे जिनका नाम था जगत नारायण, और तीसरा का नाम था पन्ना लाल, ठीक है। ये सिविल सर्वेंट थे। तो इन्होंने यहाँ पर 1948 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। इन्होंने कहा कि जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे ना रख के हम लिंग्विस्टिक फैक्टर पे क्या करने वाले हैं, पूरी कमीशन बनाएंगे। लेकिन इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, रिसेंटमेंट हुआ लोगों में। रिसेंटमेंट का मतलब आक्रोश हुआ। तो क्या डिसाइड किया गया, एक और कमीशन यहाँ पे एस्टैब्लिश करने की बात की गई। और वो जो दूसरी कमीशन है यहाँ पर उसका नाम क्या है, जेवीपी कमीशन। जेवीपी कमीशन में कौन आएंगे? इसमें आएंगे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। मैं टॉपिक कराती हूँ ना जब क्लास में, तो बच्चे क्या करते हैं, जे से बोलते थे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई और पी से पटेल बोलते थे, जबकि ऐसा नहीं है, पी से अलग पर्सन है, पट्टाभी सीतारामैया। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी अप्रैल 1949 में। इन्होंने बोला लैंग्वेज हमारे बेसिस पे रिऑर्गेनाइज करें हम पूरे भारत को, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। बी आर अम्बेडकर इस चीज के फेवर में थे कि हाँ हमें जो है महाराष्ट्र को अलग कर देना चाहिए। महाराष्ट्र जो है पूरा यहाँ पर अलग से बॉम्बे कैपिटल रखे, मराठी बोलने वाले लोगों को महाराष्ट्र में अलग कर देना चाहिए। लेकिन फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट तो चल ही रहे थे। और फिर क्या हुआ कि तेलुगु स्पीकिंग एरिया और मद्रास स्टेट को यहाँ पर सेपरेट करने की बात हुई। और यहाँ पे फाइनली बहुत ज्यादा एगिटेशन हुआ, वहां पर आक्रोश हुआ लोगों में। और एक कांग्रेस के लीडर थे पोटी श्रीवाली,
उन्होंने 56 डेज की हंगर स्ट्राइक रखी थी, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। एंड फाइनली इसके बाद अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को बना दिया जाता है। तेलुगु बोलने वाले जितने भी लोग थे, वो यहाँ पर फाइनली एक अलग से सेपरेशन हो जाती है। और फिर इसके बाद जब एक स्टेट बन गई ऐसे, तो बाकी स्टेट्स ने भी यहाँ पर डिमांड शुरू कर दी। तो बाकी स्टेट्स में यहाँ पर जो है एक और कमीशन फिर बनाई गई, जिसे हम कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसमें मेंबर्स थे फजल अली, के एम पानीकर और एच एन कुंजू। तो 3 कमीशन हो गई। सबसे पहली कमीशन धार कमीशन हो गई, फिर जेवीपी कमीशन हो गई, और फिर फजल अली हो गई। राइट। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? डी जे फैजल, डी फॉर धार, जे फॉर जेवीपी और फजल अली। तो ऐसे करके इन तीनों को आपको याद रखना है। अब ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी, जो इस पर्सन के अंडर थी, फजल अली, के एम पानीकर, एच एन कुंजरू, तीनों मेंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यहाँ पर जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करवाया, और इस तरीके से सारी की सारी हमारी जो स्टेट्स हैं वो सेपरेट होकर के आज की एक अलग स्टेट बनती है। ठीक है। 14 स्टेट्स और 6 यूटीज को बनाया गया 1 नवंबर 1956 को। और इस एक्ट की वजह से केरला को मर्ज कर दिया गया कोचिन के साथ, और मालाबार को और कसौरगोड को मिला करके एक केरल बनाया गया। ट्रावेनकोर का नाम चेंज करके केरल रखा गया। ठीक है। आंध्र प्रदेश तो अलग से बन ही चुका था, हैदराबाद मिक्स होकर के। मध्य भारत को और विंध्या भारत को, भोपाल को, सब कुछ मर्ज करके आज के समय का मध्य प्रदेश बनाया गया। ऐसे ही सौराष्ट्र और कच्छ को मर्ज करके बॉम्बे जो है वो अलग से बनाया गया, कूर्ग को मैसूर कर दिया गया, और पेप्सू को पंजाब कर दिया गया, और अजमेर को राजस्थान के साथ मिक्स कर दिया गया। और साथ ही साथ लैकाडीव, मिनिकॉय, एमनडीवी जानते हैं सब लोग, लक्षद्वीप कहते हैं, सॉरी इसको आज के समय में हम लोग अंडमान और निकोबार कहते हैं। इनको अलग से, मद्रास से अलग करके अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और फिर कर्नाटका जो है, मैसूर से नाम चेंज करके कर्नाटका भी किया गया, गोवा भी सेपरेट किया गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर काफी सारी सेपरेट भी की गई थी। तो ये हमारा है फर्स्ट पूरा, जिसको आप लोगों को याद रखना है। इस तरीके से पूछा जा सकता है, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये है हमारा पार्ट 1, जो मैंने अभी कंप्लीट किया है। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 आते हैं। रिवाइज करो मेरे साथ। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, और नो स्टेट कैन सेपरेट सिसीड फ्रॉम इंडिया। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि कोई भी नई स्टेट को एडमिट करना है, जैसे कि सिक्किम एडमिट हुआ था, और इसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सिक्किम जैसे बना था, सिक्किम का बना है 35th अमेंडमेंट एक्ट 1975, 36 सॉरी। ठीक है, 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत आर्टिकल 2 में सिक्किम को ऐड किया गया है। वही आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट के पास राइट है किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट को मर्ज, स्प्लिट करना, नाम चेंज करना, उनकी बाउंड्री, उनका एरिया इंक्रीज डिक्रीज करना, जिसके मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे। फिर वैसे ही आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि कभी भी अगर हम न्यू स्टेट बनाते हैं, तो हमारा जो स्केड्यूल नंबर 1 और 4 है, स्केड्यूल 1 और 4 में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। शेड्यूल 1 जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, एंड शेड्यूल नंबर 4 जो राज्यसभा की सीट्स की बात करता है। तो इसमें चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सिटीजनशिप। इसमें पार्ट 2 आता है। अब पार्ट 2 यहाँ पर आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक सारी सिटीजनशिप की बातें करता है। अब यहाँ पे सिटीजनशिप किस चीज के लिए है? सिटीजनशिप यहाँ पर ये कहता है कि वो पर्सन जो कि हमारे इंडिया के लोग होंगे, और एलियंस भी हैं जो कि फ्रेंडली भी हो सकते हैं, एनिमी भी हो सकते हैं। फ्रेंडली एलियंस वो एलियंस होते हैं जो इसके साथ हमारे रिश्ते हैं आज के टाइम पे। एनिमी एलियंस वो एलियंस होते हैं जिनके साथ हमारा वॉर चल रहा होता है। हमारे इंडिया में जो सिटीजन्स हैं उनको किस चीजों के अधिकार मिलते हैं और किसके नहीं मिलते, आपको ये याद रखना है। अगर कोई इंडिया का सिटीजन नहीं है, तो उसको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स ये जो राइट्स आपके सामने लिखे हैं, ये एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन के पास ही हैं, जिसमें 5 तो हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। लर्न कर लो मेरे साथ। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, ये 5 आपको लर्न करने हैं। 15 जो कि डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, 16 अपॉर्चुनिटीज, 19 स्पीच और एक्सप्रेशन, 29 कल्चरल, एंड 30 एजुकेशन। और बाकी वोटिंग का अधिकार नहीं होगा उनको एमपी एमएलए के इलेक्शन में। इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है एमपी एमएलए के। और साथ ही साथ भारत के सबसे बड़े ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सब नहीं मिल सकते। ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने हैं कि ये सिटीजन्स के पास ही एक्सक्लूसिवली राइट है, ये एलियंस के पास नहीं है।
अगर हम बात करें कि हमें कैसे अधिकार है, इंडिया के अंदर जो है कोई पर्सन बर्थ से आए या नेचुरलाइज्ड हो, दोनों ही प्रेसिडेंट को ऑफिस लेने के लिए अधिकार है। हमारे पास सिटीजन की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रोविजंस दिए हुए हैं कि सिटीजन बनने के प्रोविजंस क्या है। देखो भाई, ये है हमारे पास 5 प्रोविजंस। बर्थ के थ्रू, या एक्ट 1955 में बताया गया। डिसेंट के थ्रू, मतलब आपके फादर के थ्रू आए हैं। रजिस्ट्रेशन कराया है। नेचुरलाइजेशन मतलब रेफ्यूजी या फिर वॉर के समय, या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, या फिर आपकी जैसे सिक्किम है, सिक्किम को इंक्लूड कर दिया गया, तो हमारी आपकी टेरिटरी हमारे इंडिया में इंक्लूड होगी, तो आप इंडिया के सिटीजन बन गए। बाकी आप सिटीजनशिप अगर अपनी कभी लूज करना चाहते हो, उसके लिए भी प्रोविजंस क्या क्या है, कैसे कर सकते हो। प्रोनाउंसिएशन, मतलब आप खुद से ही डिक्लेयर कर रहे हो कि आप अपनी इंडिया की सिटीजनशिप को हटाना चाहते हो। नेक्स्ट, टर्मिनेशन, या फिर आप किसी इन्फ्लुएंस में या फिर किसी कंपल्शन के थ्रू कर रहे हो, या फिर डेप्रिविएशन, आपने गलत तरीके से सिटीजनशिप पहले ली थी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी शो करी है, आपने एनिमी को मदद करी है वॉर के समय, या फिर जब आप रजिस्ट्रेशन करवाए हो सिटीजनशिप बनने के लिए, तब आपको 2 साल से ज्यादा जेल हुई है, या फिर आप लगातार 7 सालों के लिए देश से बाहर रही हैं। लेकिन याद रखिएगा, इंडिया में सिटीजनशिप आप सिंगल ही ले सकते हैं, डुअल सिटीजनशिप इंडिया में अलाउड नहीं है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो सिर्फ इंडिया के ही हो, सिंगल है, डबल नहीं है। जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, कनाडा में तो है ये चीजें, है ना, उसे कहते हैं डबल सिटीजनशिप या फिर डुअल सिटीजनशिप। इंडिया में नहीं है वो चीज। इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो ओनली इंडिया के ही सिटीजन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो यही सब पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं जो मैंने आपको समझाया इधर। बाकी अगर कभी भी सिटीजनशिप में कोई भी लॉज बनाने हैं तो वो कौन बना सकता है, आर्टिकल 11 के तहत वो लॉ सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है। कल को सिटीजनशिप में कोई भी चेंज लाना है उसके लिए, ठीक है, ओनली पार्लियामेंट, स्टेट नहीं बना सकती। अगर टर्मिनेशन के लिए भी बनाना है तो वो भी पार्लियामेंट ही बनाएगी, क्योंकि सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट का पार्ट है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल नंबर 7, और ये एक्सक्लूसिव राइट है सिर्फ पार्लियामेंट का, ठीक है। इसी के तहत सरकार ने 1955 में भी एक्ट बनाया था, मतलब पार्लियामेंट ने, और फिर 2009 में भी बनाया, और फिर 2015 में भी बनाया। ये पार्लियामेंट के पास ही सिर्फ इस चीज का राइट है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जैसे ही आपका ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है, अभी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट करनी। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज पार्ट 3, जो कि डील करता है फंडामेंटल राइट से। पार्ट 3, आर्टिकल 12 से 35। पार्ट 1 में 1 to 4 था, पार्ट 2 में सिटीजनशिप में 5 से 11। अब 12 से 35 किसके बारे में दिया गया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट जो कि हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ये वहां पर बिल ऑफ राइट्स कहे जाते हैं। इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत बड़े लिस्ट है हमारे पास राइट्स की, और सारे क्या है, जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का मतलब होता है कि अगर आपका कभी भी राइट वायलेट हुआ है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं जस्टिस मांगने के लिए। तो ये जस्टिशिएबल राइट्स है। देखो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर थे, मैंने बताया था, BN राव, बेनिगल नरसिंह राव, BN राव ने ये कहा था, 2 राइट्स बनाओ। एक बनाओ सेट जो कि जस्टिशिएबल होना चाहिए, एक बनाइए जो नॉन जस्टिशिएबल होना चाहिए। तो जस्टिशिएबल उन्होंने किस में रख दिए, फंडामेंटल राइट्स में। नॉन जस्टिशिएबल उन्होंने कहाँ रख दिए, DPSP में। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर राइट्स की लिस्ट बनाई। एक्चुअली में हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन एक फंडामेंटल राइट हमारा डिलीट हो गया, जो कि हम क्या कहते हैं, ये वाला राइट टू प्रॉपर्टी, ये डिलीट हो गया। इसलिए आप कितने रह गए हैं, 6। ओरिजिनली पूछेगा तो 7 थे। डिलीट कब हुआ है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको कहां से हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट से रिमूव करके इसको कहां डाल दिया गया है। प्रेजेंटली ये हमारा एक लीगल राइट है। लीगल राइट कौन से आर्टिकल में है, अंडर आर्टिकल 300 का क्लॉज ए, इसमें रखा गया है, ठीक है। प्रेजेंटली ये इस आर्टिकल में है, तो इसको भी याद रखना, इस पे भी सवाल आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18, इसको आपने लर्न करना है। 15, 16, 17 और 18 आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के लिए बात करता है। 16 आपकी जो है बात करता है, टोटली हमें ये बताता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 17 टाइटल्स के लिए बात करता है, सॉरी 17 अनटचेबिलिटी के लिए बात करता है, और 18 टाइटल्स के लिए बात करता है। तो इक्वालिटी में ये सारा लिखा हुआ है, अब इसमें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये वाला आपको मैंने बता दिया, इसको आप रीड कर लीजिए। सबसे पहली बात अगर फंडामेंटल किसी ने इंक्लूड करवाए थे तो वो थी नेहरू रिपोर्ट 1928,
जिसके हेड कौन थे? नेहरू रिपोर्ट के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। सॉरी 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 सॉरी, लिखो इसको मोतीलाल नेहरू, सॉरी जरूर, फ्लो में ना जवाहरलाल नेहरू निकल जाता है मुंह से, क्योंकि बहुत बार नाम लेते हैं ना उनका, इसलिए। तो मोतीलाल नेहरू थे जवाहरलाल नेहरू के फादर, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू ने प्रिपेयर की थी। उसके सेक्रेटरी, इस रिपोर्ट के सेक्रेटरी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे बातें कही गई हैं, जैसे कि अर्नेस्ट बेकर ने क्या बोला है, राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मेन विदाउट शैडो। तो राइट्स और ड्यूटीज दोनों साथ होनी चाहिए, अगर राइट्स है तो ड्यूटीज भी होनी चाहिए। ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या बोला है, वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि हमें एक इफेक्टिव रेमेडी देता है फंडामेंटल राइट्स के लिए। अगर कल को हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो डायरेक्टली हम रिट्स की हेल्प से, पांचों रिट्स की हेल्प से हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हैं, डायरेक्टली। फंडामेंटल राइट जितने भी हैं कोई एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड इन नेचर है, जिसका सीधा मीनिंग होता है कि कल को हमारी जो स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या है, आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, कल को स्टेट चाहे तो कभी भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से मेरा क्या तात्पर्य है, मतलब कि अगर स्टेट को लगता है कि यार ये चीज जो है वो ह्यूमन हेल्थ के अगेंस्ट है, तो वहां पर कभी भी उसको रेस्ट्रिक्टेड लगाया जा सकता है। और जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट है उनको गारंटी और डिफेंड करने की जिम्मेदारी हमारे सुप्रीम कोर्ट की है। तभी सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है, गारंटर और डिफेंडर और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पहले हाई कोर्ट जाए या अपील के थ्रू पहुंचे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का के पास हम जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, वही हाई कोर्ट के पास डायरेक्टली मूव कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226, ठीक है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो फंडामेंटल राइट जो है वो परमानेंट तो है नहीं, इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, जैसे कि किया भी गया है पहले। तो अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमने राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट करा है, तो उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। और ये वाले जो राइट्स आप देख सकते हैं, ये राइट्स आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने। और ये याद रखिएगा, कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो अगर इमरजेंसी लगती है भारत में, तो आर्टिकल 19 जो है, जो फ्रीडम की बात करता है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसी बात कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल 358 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 19 विल गेट ऑटोमेटिकली सस्पेंड इफ इमरजेंसी इज देयर। लेकिन आर्टिकल 359 में क्या बात लिखी हुई है कि जो हमारा आर्टिकल, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब आप खत्म कर सकते हो नोटिफिकेशन अगर प्रेसिडेंट निकालते हैं तो, लेकिन एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 आप कोई भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। इन केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ पर ये चीजें की जा सकती हैं, ठीक है भाई। तो ये आर्टिकल 358 और 359 में लिखा हुआ है जो कि इमरजेंसी से डील करते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है इसलिए मैं आपको बता दूं। बाकी फंडामेंटल राइट्स को हम यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से बिल्कुल इजीली कंपेयर कर सकते हैं, और इसमें आप ये पढ़ लेंगे, ये वाली लाइन मैंने आपको समझाई अभी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं अंडर आर्टिकल 358 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी, ठीक है। और एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, बाकी आप कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकते। 2021 के अलावा आप कोई भी सस्पेंड कर सकते, ठीक है। ये आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं, सीधा सीधा इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं आगे। और कभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकता है जो कि पार्ट 3 में लिखे गए हैं, ठीक है भाई। और जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको यहाँ पर पास करने के लिए बहुत सारे भारत के अंदर अलग अलग प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। काफी सारे प्रोविजंस है जो कि इंडिया में फंडामेंटल राइट को इफेक्ट देने के लिए किए गए। एग्जाम्पल लू मैं, जैसे आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर नहीं होनी चाहिए। तो उस बॉन्डेड लेबर के लिए 1976 में पार्लियामेंट ने पास किया कि यहाँ पर बॉन्डेड लेबर्स को हम यहाँ पे नहीं, मतलब नहीं अलाउ करेंगे इंडिया में, और अगर कोई ऐसा होता है तो उसके लिए रिहैबिलिटेशन के सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। वही आर्टिकल 24 किस पे बात करता है, चाइल्ड लेबर के ऊपर। तो चाइल्ड को जो यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
आर्टिकल 13 कहता है, वो हमें जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है कि कभी भी कोई लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। जिसका क्या मीनिंग है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी इंटरफेयर करके रिव्यू कर सकती है आर्टिकल 13 में लिखी हुई प्रोविजन के तहत। वही आपका आर्टिकल 14 कहता है कि वही सबको जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलनी चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होनी चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ वर्ड जो है हमने ब्रिटिश से लिया और ये हर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो यही है हमारा पूरा फंडामेंटल राइट। आपको फंडामेंटल राइट में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 बाय हार्ट लर्न करके जाना है। आर्टिकल 21 मैं आपको बता दूं कहता क्या है। आर्टिकल 21 सीधी लाइन लिखता है, क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सीधी सीधी हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है कि हमें क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी का। तो देखिए जो हमारा राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कभी ना कभी चेंजेस आते ही रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके का चेंज लाता रहता है। तो इसके अंदर ना एक ही गोपालन केस ने बताया था क्या होना चाहिए, मेनका गांधी केस ने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन दी है इस पूरे आर्टिकल के लिए। पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इसकी इस लाइन की। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आर्टिकल 21 में जैसे कि आपको हेल्थ का पूरा अधिकार होना चाहिए, हमें शेल्टर का पूरा अधिकार होना चाहिए। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री जो है हमें यहाँ पर वाटर एयर का अधिकार होना चाहिए, और इंफॉर्मेशन का अधिकार होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी का, प्रिवेसी का अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी चीजें किसमें लिखी हुई है, आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। प्रिजनर्स के राइट मिलने चाहिए, ये सब लाइन आर्टिकल 21 में है। ये कई बार पूछा जाता है। और आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ जो केस है, दैट इज मेनका गांधी केस, ये भी हमसे कई बार पूछा गया है कि मेनका गांधी केस जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, लर्न हो जाएगा सब लोगों को ये चीज, ये हम लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है इस टॉपिक पे। तो आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू कि इसको लिख लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए, अब जैसे ही हमारा ये पार्ट 3 खत्म होगा, हमारा पार्ट 4 शुरू हो जाता है। पार्ट 4 जो है आर्टिकल 36 से 51 तक की बात करता है। आर्टिकल 36 से 51, हमने ये आइडिया लिया कहाँ से डीपीएसपी का, ये हमने आइडिया बोरो किया है आयरलैंड से। और आयरलैंड ने खुद कहाँ से बोरो किया है, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला है इसके लिए, नोबल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे भारत के नोबल फीचर्स में काउंट किए जाते हैं, जो कि सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब इसका मीनिंग समझिए। देखिए, जो डीपीएसपी है वो एक तरीके से क्या है, क्या स्टेट को जब भी कोई पॉलिसी बनानी है तो कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ऐसी क्या चीजें ध्यान में रखनी है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जब कोई भी ऐसी चीज जो कि सरकार की जिम्मेदारी है, अभी तक हमें फंडामेंटल राइट्स मिल रहे थे, वो हमारे सिटीजन होने के नाते अधिकार है। और डीपीएसपी में जो पॉइंट है ना, वो ये कहते हैं कि कभी भी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है इसमें। डीपीएसपी का जो टॉपिक लिया है वो हमने 1937 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लेकर के इन्फ्लुएंस होकर लिखा है। ग्रैनविल ऑस्टन ने अपनी बुक में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बोला है। वही आर्टिकल 37 जो है ये बोला गया है कि हमें सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो एस्टैब्लिश करना होगा और वेलफेयर स्टेट की यहाँ पर बात करनी होगी। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा, डीपीएसपी जो है आर नॉट एनफोर्सेबल बाय दी कोर्ट्स, यार बिल्कुल भी एनफोर्सेबल नहीं है। और ये बहुत फंडामेंटल है अगर हमें देश को चलाना है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको इम्प्लीमेंट करे। देखिए, दो वी नो दैट जीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, कि अगर सरकार नहीं भी उनको फॉलो करती तो हम उसके लिए जस्टिस लेने कोर्ट नहीं जा सकते, बट स्टिल चाहे ये नॉन जस्टिसेबल है, स्टिल फिर भी ये जो प्रोविजंस हैं ये सरकार को ड्यूटी है कि ये फॉलो करने ही करने हैं, करने ही करने हैं। समझ रहे हैं सब लोग इसको।
ठीक है, तो ये जो है डीपीएसपी हमारे सारे नॉन जस्टिसेबल हैं, बट फिर भी सरकार को ये मानने हैं। कंपेल नहीं कर सकती बट मानने हैं। समझ रहे हैं सब लोग इस चीज को? तो ये भी याद रखिएगा, डीपीएसपी का मीनिंग ही यही है कि स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग एनी पॉलिसीज। और आर्टिकल 36 37 इसी टॉपिक के ऊपर बात करता है। ज्यादातर जो इसके पॉइंट्स दिए गए हैं डीपीएसपी के, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस निकला, इसका मतलब समझो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपको ये बता रही है कि भाई आपने ये चीजें फॉलो करनी है। अब कैसे करनी है वो सरकार सोचेगी, पर करनी है फॉलो। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ अगर आपको, यहाँ एग्जाम्पल देखो। जैसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में गवर्नमेंट ने एक डीपीएसपी ऐड करा, जिसमें ये था कि स्टेट को ऐसे स्टेप लेने हैं जिससे इनकम स्टेटस फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज में इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज किया जा सके। अब एग्जाम्पल देखो, अब क्या हुआ, इनकम की बात करूं, जो बीसीसीआई है उन्होंने मेल और फीमेल जो क्रिकेटर्स हैं सैलरी बराबर कर दी। सुना था ना सबने, सैलरी बराबर कर दी उन्होंने। तो वो किसकी बात है, इनकम को बराबर करने की बात है। स्टेटस की बात करूं तो सरकार एमजी नरेगा स्कीम लेके आई है, ताकि जो पीपल पुअर है उनका स्टेटस इंक्रीज किया जा सके। अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूं तो यूपीएससी एक एग्जाम लेती है एनडीए का। एनडीए एग्जाम में फीमेल अलाउड नहीं हुआ करती थी, अब अलाउड कर दिया फीमेल को भी एग्जाम देने के लिए, 12th के बाद होता है ये एग्जाम। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी फैसिलिटीज में इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई है। 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इक्वालिटी प्रमोट करने की कोशिश हुई है। समझ रहे हैं, ये पॉइंट है ये वाला। वही इसके बाद हम आगे भी देखें, 86th अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर क्या है। 86th अमेंडमेंट एक्ट में आपको समझा रही हूँ, सब लोग मेरी बात ध्यान से समझेंगे। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में गवर्नमेंट ने पास किया, जिसमें 3 जगह चेंजेस आए। एक तो हमारा आर्टिकल 21 में एक ए पॉइंट ऐड हो गया, जो कि फंडामेंटल राइट बन गया हमारे स्टूडेंट्स का, जो कि 6 to 14 ईयर्स की एज के जितने भी बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसे ही डीपीएसपी जुड़ गया। डीपीएसपी कहता है आर्टिकल 45 में, क्या 45 में चेंज आया, उनमें ये बोला कि भाई जो भी बच्चे हैं उनको 6 साल तक जो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर चाहिए होगी वो कंप्लीट की जाएगी, और एजुकेशन के मामले में उनको 6 to 14 ईयर्स की जो एज है तब तक उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सरकार देगी। ठीक है, पहले क्या हुआ, बच्चों को अधिकार मिल गया फंडामेंटल राइट्स में कि बच्चों को अधिकार है यहाँ पर की काम करना है। डीपीएसपी में किसके पास अधिकार हो गया, डीपीएसपी में गवर्नमेंट की ड्यूटी दे दी। अब देखो यार, बच्चों को अधिकार हो गया, सरकार ने स्कूल भी बना दिए, सरकार ने इंस्टीट्यूट बना दिए, टीचर्स को रिक्रूट कर दिया, मिड डे मील रखवा दी, पर जब तक बच्चे ही नहीं आएंगे स्कूल तो सरकार इन चीजों का क्या करेगी, है ना। बच्चों को तो आना जरूरी है ना इसमें। तो यहाँ पर क्या किया गया, इस जगह पर एक नया प्रोविजन ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटी का। फंडामेंटल ड्यूटी में जो पेरेंट्स है ना, उनकी ये ड्यूटी रखी गई, पेरेंट्स की जिम्मेदारी दी गई कि उनको क्या आना है, अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी रख दी गई। तो यहाँ आपको याद रखना है, इट इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू सेंड देयर वार्ड्स टू स्कूल। यहाँ पे आर्टिकल 51A में चेंज आएगा। समझ रहे हैं सब लोग इस चीज को, याद हो जाएगा सभी लोगों को ये चीज। ठीक है भाई, तो ये था आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट में सारे चेंजेस। जिसको नहीं समझ आया वो वापस से वीडियो को पॉज करके दोबारा से सुने, 100% क्लियर होगा। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में पॉलिटी समझाती हूँ। और आपको कैसा लेक्चर लगा आप लोग मैसेज करके वीडियो पे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, मुझे भी पता रहे कि कितने कितने स्टूडेंट्स ने वीडियो देखा और आपको कैसे समझ में आया। फिर इसके बाद यहाँ पर 97th अमेंडमेंट एक्ट में चेंज आया 2011 में, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड कर दिया गया आर्टिकल 43B में। ठीक है, तो वही है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने भी ये बात बोली थी कि डीपीएसपी हमारी जो नेसेसरी चीजें हैं उनको ऐड करने का हमें प्रोविजन देती है। ठीक है, अब हमारे जो डीपीएसपी है ना वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहला ना, ये प्रिंसिपल्स का क्लासिफिकेशन क्या है, 3 प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट, गार्डियन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। अब ये तीनों प्रिंसिपल्स आपको एक एक करके समझते जाने हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है, ये प्रिंसिपल की क्लासिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो एनालाइज करने वाले लोग हैं उन्होंने ये डिवीजन बताई है। सबसे पहला आर्टिकल 38 कहता है कि हमें वेलफेयर ऑफ पीपल करना है, तो दैट मीन्स वेलफेयर सोसाइटी की बात कहाँ की गई है, डीपीएसपी में। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वेलफेयर सोसाइटी की बात कहाँ लिखी है, डीपीएसपी। और साथ ही साथ ये लिखा है कि सरकार को
इनइक्वालिटी, जो असमानता है ना, कि अमीर कुछ ज्यादा ही अमीर है, गरीब कुछ ज्यादा ही गरीब है, तो ये जो एक इनकम में, लोगों को फैसिलिटीज में, लोगों को अपॉर्चुनिटी देने में जो भेदभाव होता है ना, उसको सरकार को रिड्यूस करना है। साथ ही साथ आर्टिकल 39 क्या कहता है, हर एक पर्सन को लाइवलीहुड के जो मीन्स होते हैं, लाइवलीहुड में क्या क्या चीजें आती है, जो जीने के लिए चीजें चाहिए होती है, वो सबको मिलनी चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए मटेरियल रिसोर्सेज की, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन के पास सारी वेल्थ है, जैसे यहाँ लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक ही के पास नहीं होनी चाहिए। भारत के जितने भी असेट हैं, असेट समझते हैं, असेट में क्या क्या आता है, हमारे एयरपोर्ट्स हो गए, हमारे पेट्रोल पंप हो गए, हमारी रिफाइनरीज हो गई, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, पोर्ट हो गए। ये एक ही पर्सन के पास नहीं होने चाहिए कि भाई सारा कुछ अंबानी के हाथ में, सारा कुछ अडानी के हाथ में है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए। फिर उसके बाद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, मेन और वुमेन, इनमें जो है पे का इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मेल है तो ज्यादा पैसा मिलेगा, फीमेल है तो कम मिलेगा। पहले होता था ना कि फीमेल को तो क्या ही करना है कमा के, उनके हस्बैंड कर रहे हैं, उसके फादर कर रहे हैं, उनका ब्रदर कर रहा है, क्या जरूरत है कमाने की। तो ये जो एक थ्योरी है, जो एक मेंटालिटी है, वो चेंज करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो हेल्थ है उसको प्रिजर्व करना, हेल्दी डेवलपमेंट करवाना चिल्ड्रन की, ये सबका ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। अगर कोई पुअर है जो कि फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उनको फ्री लीगल एड भी मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद आर्टिकल 40 गायब किया है बीच में से, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 40 जो है ना, वो गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट है, इसलिए यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि अभी मैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल पढ़ा रही हूँ। फिर इसके बाद आर्टिकल 41 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हर एक को वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस मिलनी चाहिए। अगर कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड है, ओल्ड एज है, सिक है या डिसेबल है, अनएम्प्लॉयड को वर्क मिलता है ना, एमजी नरेगा स्कीम के तहत 100 डेज का एवरीबडी गेट द वर्क, चाहे वो डैम बनाने के लिए हो या रेलवे ट्रैक्स के लिए हो, मिलता है ना पर। और अगर कोई पर्सन सिक है या डिसेबल है तो उसको एजुकेशन का हक मिलता है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड एक अलग से कोटा भी बनाया गया है। पब्लिक असिस्टेंस भी मिलती है अनएम्प्लॉयड को, ओल्ड एज को पेंशन मिलती है, डिसेबल को अलग से मेट्रो में सीट हो गई, बस में सीट हो गई, ट्रेन में सीट हो गई, अलग से मिलती है ना ये प्रोविजंस, यही है। तो वही समझा रही हूँ मैं, डीपीएसपी में पॉइंट्स लिख दिए गए हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। पर डीपीएसपी में पॉइंट्स को पूरी तरीके से लिख दिया गया है, सारे पॉइंट्स का रिटन डाउन हो गया है, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। समझ रहे हैं सब लोग यहाँ तक? फिर आता है आर्टिकल 42, वो कहता है कि ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क होनी चाहिए और मेटर्निटी रिलीफ मिलना चाहिए। कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेगनेंसी से पहले, डिलीवरी के समय और प्रेगनेंसी के बाद पूरा का पूरा काम करने का मौका मिलना चाहिए, पेड लीव्स मिलनी चाहिए। ठीक है, ये मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट भारत में आज भी है। अब तो पेटर्निटी भी आ गया है, पर वो ये कि पेटर्निटी उतना ज्यादा तो फ्लरिश नहीं हुआ है, पर मेटर्निटी तो आज भी एग्जिस्ट करता है। फिर आर्टिकल 43 ये कहता है लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, अपॉर्चुनिटी जो वर्कर्स को काम करने की वो इक्वल मिलनी चाहिए। हर एक वर्कर को डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलना चाहिए, काम करने के तरीके मिलने चाहिए। 43A ये कहता है कि भाई जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें बच्चों को, या मतलब सॉरी, जो वर्कर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, और इसके लिए वहां पे क्या बनाए जाते हैं, ट्रेड यूनियंस बनाए जाते हैं, राइट। फिर 47 कहता है कि हर एक को न्यूट्रिशन का लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, हेल्थ इंप्रूव होनी चाहिए, तभी सरकार क्या स्कीम लाई है, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम, इसके लिए। ऐसे ही इसके लिए मिशन इंद्रधनुष, लाइक लेके आई है ना गवर्नमेंट, वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण, मिड डे मील, वो इसी सब के लिए किया गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं हमारे गांधीयन प्रिंसिपल्स, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी से मैच करते हैं। एग्जाम्पल आर्टिकल 40 जो कि पंचायत की बात करता है। आर्टिकल 40 सीधा सीधा पंचायत के लिए लिखता है, क्या लिखता है पंचायत के लिए, कि सबको यहाँ पर हमें पंचायत बनानी चाहिए। और अभी तो पंचायत है भी, 3 टियर गवर्नमेंट बनी हुई है। सबसे ऊपर जो है वो जिला परिषद है, फिर पंचायत समिति है, और फिर ग्राम सभा है। तो ये जो है यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसे आर्टिकल 43 कि सबको कॉटेज इंडस्ट्री, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का मौका मिलना चाहिए।
43B ये कहता है कि हमारी जो भी वॉलेंटरली इंफॉर्मेशन है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो मिलना चाहिए। 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, SC ST की बात करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो SC ST की प्रमोशन के लिए बात करता है। ठीक है, तो SC ST की प्रमोशन के लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 46। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि SC ST प्रमोशन के लिए क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने, तो देखिए, ST की प्रमोशन के लिए सरकार ने PVTG मिशन बनाया। अभी बजट आया ना हमारा 2023 का, उस 2023 के बजट में भी PVTG मिशन में जो है करीब 10,000 करोड़, 10 से 15,000 करोड़ दिए गए हैं, ताकि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को हेल्प किया जा सके। सरकार ने ST के लिए जो है अभी ही रिसेंटली कुछ दिनों पहले की बात है, करंट अफेयर बता रही हूँ, महोत्सव बनाया, आदि महोत्सव। ठीक है, स्पेलिंग में सही लिख देती हूँ, महोत्सव। कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में, जिसमें जो है एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइफेड, वो ऑर्गेनाइज करती है। ST से जुड़े हुए सारे हैंडीक्राफ्ट दिखाए जाते हैं, वो सब चीजें। अभी आपने सुना ऑस्कर्स मिला है ना भारत को, जो हमें अभी ऑस्कर्स मिला है, वो नाटू नाटू को तो मिला ही है, उसके अलावा हमें एक जो है वो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसको मिला है ना शॉर्ट में, वो है एलिफेंट विस्पर्स, तो वो भी दिखाई गई है इसमें। तो उसके लिए क्या है, एलिफेंट विस्पर्स में कोट्टान्यंगल जो एक ST ग्रुप है, उनको प्रमोट करने की बात की गई है। तो उनको सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। इकोनॉमिक इंटरेस्ट की मैं बात करूं अगर, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्या आएगा? जैसे रिजर्वेशन। ठीक है, स्कूल्स में कॉलेजेस में STs के लिए रिजर्वेशन अलग से होती है, वो भी प्रोविजन इसी के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आर्टिकल 46 का पार्ट है। ऐसे ही आर्टिकल 47 देखते हैं, जो कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और ड्रिंक्स की बात करता है। बिल्कुल सरकार ने इसके लिए कोशिश की है, इसके लिए NCB बनाया गया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, CBI मिलकर के काम करती है इसके ऊपर। बहुत सारे नए नए ऑपरेशन इस पे परफॉर्म किए गए हैं, ताकि ड्रग्स की प्रमोशन को खत्म किया जा सके। उड़ता पंजाब देखिए ना सबने। ठीक है, ऐसे ही आप जानते हैं कि इंडिया जो है ना, इंडिया की पोजीशन यहाँ पर है। इंडिया के इधर क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। इंडिया के इस तरफ क्या है? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। ठीक है, ये ग्रुप इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गोल्डन क्रेसेंट। ये गोल्डन क्रेसेंट ड्रग्स का बादशाह। ऐसे ही ये गोल्डन ट्रायंगल, ये भी ड्रग्स का बादशाह। इंडिया बीच में सैंडविच है। तो ये सबको खत्म करना है, गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल जैसी चीजों को एबॉलिश करना है। वो किसकी जिम्मेदारी दी गई है? वो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। 48 स्लॉटर ऑफ काउस, काव्स एंड अदर मिल्क एनिमल्स, इनको भी प्रिवेंशन प्रोवाइड करनी है। सब ये गांधीयन प्रिंसिपल थे। 6 प्रिंसिपल्स आपने पढ़े, 6 के 6 गांधीयन है। अब जो बच गए इसके अलावा, वो सारे लिबरल इंटेलेक्चुअल है, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। जैसे कि आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। UCC क्या चीज है? UCC कहता है चाहे कोई भी हमारा रिलीजन हो, लेकिन मैरिज, डिवोर्स और प्रॉपर्टी, इन केसेस में सबको इक्वल जो है वो राइट होना चाहिए, और सबके लिए लॉ जो है वो इक्वल होनी चाहिए इन केसेस। डजेंट मैटर आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, सबके लिए इक्वल राइट्स होना जरूरी है। ये लिखा है आर्टिकल 44 में, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ इसको गोवा में इम्प्लीमेंट किया गया है। उत्तराखंड और गुजरात की सरकार कह रही है, पर अभी भी वो पेपर्स में ही है, हुआ नहीं है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ हुआ है? गोवा में। और गोवा में भी हुआ नहीं था, ये तो पोर्चुगीज देके गए थे ये चीज। और गोवा जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब हमारा पार्ट था नहीं। गोवा तो तब उस समय किसका पार्ट था? पोर्चुगीज का था, मतलब था हमारा पार्ट पर कंट्रोल पोर्चुगीज का था। और पोर्चुगीज ने कंट्रोल कब हटाया अपना? 19 दिसंबर 1961। तो तब से गोवा हमारा पार्ट बना, और तब से क्या चल रहा है कि उसमें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था। तो अलग से कोई प्रोविजन नहीं किए ऐड करने की, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था। समझे सब लोग? तो ये है UCC, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो, पढ़ के जाइएगा इस पूरे टॉपिक को। फिर आर्टिकल 45 मैंने अभी बताया, ये जो आर्टिकल 45 है ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड किया गया है, जिसमें चाइल्डहुड केयर एजुकेशन
जो 6 ईयर्स तक चाइल्डहुड केयर है, और एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक हर चिल्ड्रन को प्रोवाइड की जाएगी बाय गवर्नमेंट। ठीक है, स्कूल्स बनाना और ये सारी चीजें जो है वो इसमें ऐड करवाई जाएंगी। फिर आर्टिकल 48, वो कहता है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो भी हम करेंगे वो मॉडर्न तरीके से होनी चाहिए। तभी तो सरकार ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन, अब तो सबको कंबाइन करके नया रिवॉल्यूशन आ गया है जिसका नाम है रेनबो रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सब चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए, सरकार ने ये सब किया है। फिर 48A ऐड किया गया, जिसमें क्या बात बोली गई 48A में, कि एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सबकी प्रोटेक्शन की बात होगी कि सबको प्रोटेक्ट कैसे करना है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, एनवायरमेंट को हमने किस तरीके से प्रिवेंट करना है, तो उसी के लिए तो सरकार फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए तो बहुत सारी चीजें करती है। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो नेशनल पार्क बनाए हुए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई हुई है, डिफरेंट डिफरेंट और चीजें बनाई हुई हैं। तो ये सब कुछ इसी में आता है कि हम एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते रखें। 49 क्या कहता है, जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसकी अलग इंपॉर्टेंस है, एग्जाम्पल दीजिए, मॉन्यूमेंट्स की बात करूं मैं तो ताजमहल है और बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिनको जरूरत है बचाने की। ऐसा नहीं है वहां पे डैश लव डैश लिख के आ गए, है ना, लिखते हैं ना लोग और बीच में तीर और बना देते हैं, तीर बना के नाम लिखाते हैं इधर उधर और अपना फोन नंबर तक लिखाते हैं, सोचो जरा। तो ये सब चीजें नहीं करनी है जाके, ठीक है, जुर्माना होता है इसके ऊपर, ये सब नहीं करना है। फिर आपका आता है आर्टिकल नंबर 50, ये कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अपना अपना काम करेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट को प्रोविजंस बनाने हैं। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अपने अपने तरीके से काम करें, अलग अलग तरीके से काम करेंगे, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जहां जरूरत है सिर्फ तभी करेंगे। अगर दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस करेंगे तो ना जुडिशरी अपना काम कर पाएगी ना एग्जीक्यूटिव, क्योंकि दोनों में होड़ लग जाएगी ना फिर कि कौन ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, साथ ही साथ आर्टिकल 51 लास्ट है इसके अंदर, जो ये कहता है कि हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है। मतलब अगर कभी भी हमने किसी देश के साथ कोई अग्रीमेंट साइन किया है, कोई भी लॉ बनाया है, कोई भी ऑब्लिगेशन है, तो उसको मानना है। तो ये है हमारे सारे डीपीएसपी। डीपीएसपी में आपको आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक लर्न करने हैं। आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 48, 48, 40 से तो बहुत ही बार क्वेश्चन आया, 44 पे तो फेवरेट टॉपिक है सारे एग्जामिनर्स का। बाकी आपको ये पढ़ के जाना है कि कौन से आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, क्योंकि इन सबसे सीधा पूछते हैं कि कौन सा आर्टिकल किसके बारे में बात करता है, या फिर कौन सा आर्टिकल यहाँ पर कौन से टॉपिक से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सोशलिस्ट है, कौन सा गांधीयन है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, इस पूरे को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ तक हमारा पार्ट 4 तक आज कंप्लीट होता है।